हेलो दोस्तों, मैं अनुष्का नर्जरी और मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट। तो आज हम देखेंगे कि जापानीज मीडिया और फ्रेंच मीडिया इंडिया के 2024 इलेक्शन के बारे में क्या कह रहे हैं। वैसे जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है जहाँ पे ताइवान मीडिया इलॉन मस्क के इंसिडेंट के बारे में बता रहे थे जब वो इंडिया विजिट करने वाले थे लेकिन लास्ट मोमेंट पे चाइना चले गए। वहाँ कुछ चाइनीज कमेंटर्स ने कमेंट किया है कि मोदी गवर्नमेंट को हटाना ये चाइना की मेन स्ट्रेटेजी में से एक है। क्वाइट एविडेंट। और इनफैक्ट फ्रेंच मीडिया जब मैं रिपोर्ट देख रहा था मैं कहने ही वाला था कि फ्रांस जो है पॉलिटिकली हमारा फ्रेंड हो सकता है लेकिन एक्चुअली जो है इसे हम फ्रेंडली कंट्री ना समझे, उस तरीके का ही रिपोर्ट था। ये टिपिकल जो वेस्टर्न रिपोर्ट होता है बिल्कुल उस टाइप का ही रिपोर्ट था। लेकिन जब मैंने कमेंट्स पढ़ा तब मेरा माइंडसेट जो है पूरे तरीके से बदल गया। वो क्यों हुआ वो आपको कमेंट सेक्शन में ही पता चलेगा, तो वीडियो तो देखिए, कमेंट सेक्शन को भी मिस मत कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, हमारी इंडी वर्ल्ड टीम जो है वो बड़ी हो रही है और इतना बड़ा टीम जो है मैं अकेले हैंडल नहीं कर सकता। तो इसीलिए अगर आप मेरे चैनल में जो है 49% शेयर होल्डर और मेरे पार्टनर होना चाहते हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए इस नंबर पे। और साथ ही आजकल मैं आईवे प्रोजेक्ट को लेकर भी काफी बिजी और फोकस्ड हूं, तो इसमें भी अगर आप मेरे पार्टनर बनना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। और नीचे 2 वीडियोस की लिंक्स दिए गए हैं। एक वीडियो में आपको इंडिवर्ल्ड 49% शेयर होल्डर का जो है पूरा डिटेल्स मिलेगा और एक में आईवे प्रोजेक्ट के बारे में पूरा डिटेल मिलेगा। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। इंडियन मेंबरशिप इलेक्शन को दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव कहा जाता है। इस इलेक्शन में 970 मिलियन मतदाता हैं और भारत आकार में एक विशाल देश है। इसलिए इस वोटिंग प्रक्रिया को कई क्षेत्रों में बांटकर वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी जो तीसरे कार्यकाल का लक्ष्य बना रहे हैं, वो भारत की आर्थिक विकास में अपनी अचीवमेंट्स पर जोर देते हैं। देश ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को शामिल करते हुए अपने हाई स्पीड रेल नेटवर्क का विस्तार करने और भारत के पहले ओलंपिक खेलों की होस्ट करने का संकल्प लिया है। और एक्सपर्ट्स का ये अनुमान है कि मोदी की नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की रूलिंग कोalition आधी सीटें जीतेगा। ऑपोजिशन ने देश की हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट और बढ़ती इनइक्वालिटी के लिए आलोचना की है। Narendra Modi, 73 ans. भारत के 73 वर्षीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक और चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने जा रहे हैं। सत्ता में अपने 10 वर्षों में उन्होंने भारत राजनीति को पूरी तरह बदल दिया है और अब उनका उद्देश्य केवल बहुसंख्यक लोगों को गौरव के एक नए युग में प्रवेश कराना है। Narendra Modi s'embarrasse peu du sort des minorités. हालांकि यह चिंताजनक है कि उनका नजरिया उन लाखों भारतीय नागरिकों के भाग्य की उपेक्षा करता है जो समाज में पीछे रह गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मोदी के न्यू इंडिया में अल्पसंख्यकों के लिए चिंता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सम्मान की कमी है। ऐसा बोलने की परंपरा है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह 2023 से 140 करोड़ से अधिक निवासियों की मौजूदगी के साथ सबसे अधिक आबादी वाला देश है। फिगर्स आर फिनोमिनल और इलेक्शंस बहुत दिनों तक चलता है। संख्याएं चौंका देने वाली हैं। लगभग 1 अरब मतदाताओं द्वारा देश के 33 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करने वाले 10 लाख मतदान केंद्रों पर मतदान होगा, जो कुल 6 दिनों में संपन्न कराया जाएगा। Cette année encore, le Premier ministre Narendra Modi. इस साल एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी सर्वशक्तिमान भाजपा भारतीय जनता पार्टी, जिसका प्रतीक कमल का फूल है, के साथ तीसरी बार चुनाव जीतने की उम्मीद कर रहे हैं। मैं भ्रष्टाचार पर कार्यवाही कर रहा हूँ, इससे कुछ लोग बौखला गए हैं। भाजपा के पास संसद में 303 सीटें हैं, लेकिन इस बार मोदी को उम्मीद है कि वह लगभग और 100 सीटें जीतकर 400 तक पहुंच जाएंगे और 2/3 बहुमत हासिल कर लेंगे। उनका लक्ष्य 400 से अधिक सीटें हासिल करना है, क्योंकि वह भारत के संविधान को बदलना चाहते हैं। यह उनकी योजना है कि धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्दों को हटाने के लिए संविधान में संशोधन करें, जो संभावित रूप से राष्ट्रपति की शक्तियों को मजबूत करेगा और संघवाद की भावना को कमजोर करेगा। इसलिए इस चुनाव का मुद्दा केवल यह नहीं है कि वह जीतेंगे या हारेंगे, बल्कि अगर वो जीतते हैं तो उनका स्कोर किस स्तर पर स्थापित होगा। नरेंद्र मोदी और उनके समर्थकों द्वारा अपनाई गई विचारधारा का उद्देश्य भारत में हिंदू बहुमत थोपना है।
अन्य धर्मों की तुलना में हिंदुओं को बेहतर अधिकार प्रदान करना है। religion et le temple d'Ayodhya qu'il a inauguré. जनवरी में अयोध्या मंदिर का उद्घाटन हिंदुओं को एकजुट करने का एक तरीका था। देश में हिंदू गौरव का पुनरुत्थान, यही इस वसंत में 2024 के चुनाव का प्रमुख मुद्दा है, अर्थात भारतीय भूमि पर हिंदू प्रभुत्व। La domination hindoue sur la terre indienne. À son indépendance en 1947. प्रारंभ में राजनीतिक संस्कृति के संदर्भ में भारत ने हमेशा से सभी धर्मों के प्रति समान उदारता और सार्वजनिक क्षेत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ बहुलवाद के लोकाचार को अपनाया है। हालांकि अब समय के साथ अल्पसंख्यकों की कीमत पर हिंदू पहचान पर असंगत जोर के साथ हिंदू आधिपत्य पर जोर देना यह बदलाव आया है। अल्पसंख्यक, जिसमें कैथोलिक और मुस्लिम भी शामिल हैं। यहाँ पर यह भी ध्यान देने वाली बात है कि आज मुसलमानों या ईसाइयों पर हमला करना या उनकी हत्या करना राजनीतिक उन्नति की गारंटी है। यह एक प्रकार के निवेश की गारंटी है और यह कुछ ऐसा है जिसे भाजपा के राजनीतिक खेमे द्वारा महत्व दिया जाता है। नरेंद्र मोदी 2014 से ही भारत की कमान संभाले हुए हैं। उन्हें 5 साल बाद 2019 में फिर से चुना गया। 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद उनकी सरकार प्रतिवर्ष 7% की औसत वृद्धि के साथ अच्छे आर्थिक परिणामों का दावा करती है। भारत की अर्थव्यवस्था अपनी पूर्व औपनिवेशिक शक्ति यूनाइटेड किंगडम को पछाड़कर विश्व स्तर पर 5वें स्थान पर पहुंच गई है। हालांकि अमीरों के समृद्ध होने के अलावा शेष आबादी में दरिद्रता आई है। रहने की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है, जैसा कि मोदी ने अपने भाषणों में बोला है। व्यापक आर्थिक संकेतकों की जांच करते समय यह स्पष्ट है कि 2000 के दशक के बाद से ही प्रगति नहीं हुई है। अशिक्षा, शौचालयों और बुनियादी सार्वजनिक सेवाओं की कमी जैसे मुद्दे अभी भी कायम हैं। भारतीय समाज में अत्यधिक असमानता है। सबसे अमीर, जो कि 10% हैं, देश की 57% संपत्ति पर नियंत्रण रखते हैं। हर साल भारत में प्रवेश करने वाले लाखों लोगों को पोषित करने में श्रम बाजार की असमर्थता के कारण बेरोजगारी दर ऊंची है, जिससे G20 देशों में भी भारत की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। लेकिन इससे फर्क भी किसको पड़ता है? उन्होंने तो अब पहचान और धर्म के मुद्दों पर ही चुनाव प्रचार करने का फैसला किया है। वे इन मतदाताओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार कर पाने में विफल रहे हैं। उन्हें अक्सर प्रमुख हस्तियों के साथ टेलीविजन पर भारत ने खुद को फिर से महान बना लिया है नारे का प्रचार करते हुए देखा जाता है। Par exemple, Narendra Modi est constamment montré à la télévision aux côtés des grands de ce monde. He has made India great again. C'est le slogan. L'Inde, c'est lui et lui, c'est l'Inde. अन्य शक्तिशाली नेताओं की तरह नरेंद्र मोदी भी अपने बारे में बहुत सोचते हैं। Les gens autoritaires est un homme qui est imbu de lui-même. Il orchestre un culte de la personnalité. वे अपनी एक मजबूत छवि बनाना चाहते हैं, जैसे इंदिरा गांधी ने बनाई थी, लेकिन उससे भी ज्यादा। चुनाव के दौरान उनकी बड़ी बड़ी तस्वीरें हर जगह होती हैं, यहाँ तक कि हवाई अड्डों और स्कूलों में भी, ताकि लोग उनके साथ सेल्फी ले सकें। Portrait en taille réelle, en carton, pour que les gens puissent faire des selfies à ses côtés. Ça fonctionne aussi très bien cette. ऐसा करना कारगर भी साबित होता है, क्योंकि कोई भी इस पर सवाल नहीं उठाता। मोदी ने कभी भी मीडिया कॉन्फ्रेंस या साक्षात्कार नहीं दिया है। वह अपने संचार पर पूरी तरह से नियंत्रण रखते हैं। वे लोगों से सीधे जुड़ना चाहते हैं। Peuple. De fait, cette omniprésence ne laisse pas beaucoup de place aux autres. मीडिया पर नियंत्रण करना उनकी कुटिल रणनीति है, जिसके माध्यम से स्वयं को भारत के परिभाषा के रूप में प्रस्तुत करना शामिल है, अर्थात वे स्वयं ही भारत हैं। उनका नियंत्रण 2017 में शुरू की गई चुनावी बांड प्रणाली का उपयोग करके धन इकट्ठा करने तक फैला हुआ है। इस प्रणाली के द्वारा गुमनाम दान के माध्यम से भाजपा ने सैकड़ों मिलियन डॉलर एकत्र किए हैं, जो 700 मिलियन यूरो के बराबर है, जो कि अन्य सभी पार्टियों के संयुक्त फंड से अधिक है। Par le gouvernement de Narendra Modi n'est rien d'autre. नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा लागू की गई इलेक्टोरल बॉन्ड नीति द्वारा राजनीति पार्टियों को चंदा डोनेशन देने की प्रणाली एक वैध भ्रष्टाचार और जबरन वसूली के अलावा और कुछ नहीं है। En ce 31 mars, des milliers 31 मार्च को हजारों लोगों ने अरविंद केजरीवाल के समर्थन में प्रदर्शन किया। अरविंद केजरीवाल, जो कि नरेंद्र मोदी के एक प्रमुख प्रतिद्वंद्वी हैं, उनको गिरफ्तार किया जाना था। न्याय व्यवस्था को उन पर लिकर ग्राफ्ट केस का संदेह है। हालांकि उनके समर्थकों के लिए यह आरोप एक झूठे बहाने के रूप में देखा जाता है। आज लोकतंत्र खतरे में है, कल जनता खतरे में होगी और परसों भारत खतरे में होगा।
Même si cette année, भले ही इस साल विपक्ष एक ऐसे गठबंधन के इर्द गिर्द एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है जो लगभग 20 दलों को एक साथ लाता है, दैट इज INDIA अलायंस, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि वह चुनौतियों का सामना कर पाएगा। दुनिया में सबसे महान लोकतंत्र होने की हैसियत रखने वाला देश आज पूरी तरह से पुरातनपंथी हो गया है और अब यह लोकतंत्र के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। अब केवल चुनाव बाकी है। इसीलिए कभी कभी भारत के संघीय क्षेत्रों में परिवर्तन होते रहते हैं। हाँ, लेकिन लोकतंत्र के स्तंभों को एक के बाद एक ध्वस्त किया जा रहा है। इसलिए हम लोकतंत्र के बारे में अब और बात नहीं कर सकते। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है हम फ्रेंच कमेंट्स की ओर बढ़ते हैं और फ्रेंच कमेंट्स के बाद जो है हम जापानीज कमेंट्स की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बाबाकुल 1059 ने कमेंट किया है कि RT जैसे लेफ्ट विंग मीडिया को इंडिया के सक्सेस और डेवलपमेंट से बहुत जोर का झटका लगा है। मीडियोकर जर्नलिज्म और हिंदू पब्लिक जर्नलिज्म ये किए बिना लेफ्ट विंग मीडिया को रातों की नींद नहीं आती। उसके बाद जैकबे फ्रैंक ने कमेंट किया है कि बीजेपी के पावर में आने के बाद हिंदू नेशनलिज्म आपको बस यही दिखा। मेरे फ्रेंच भाई और बहनों, मैं आपको बताऊंगा कि मोदी गवर्नमेंट आने के बाद क्या क्या हुआ है इंडिया में। इंडिया हैज आउटस्पेंड फ्रांस इन टर्म्स ऑफ GDP, और अगर फाइटर जेट्स को छोड़ दिया जाए तो इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल डायनामिक्स इंडिया आउटपरफॉर्म्स फ्रांस बाय अ वेरी लॉन्ग मार्जिन। आप उनके स्पेस प्रोग्राम ही देख लीजिए। और जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की बात है, इट्स जस्ट इनक्रेडिबल। इसके अलावा एक्सेस टू एजुकेशन इंप्रूव हुआ है, कनेक्टिविटी इंप्रूव हुई है और रिन्यूएबल एनर्जीज पे ज्यादा फोकस किया गया है। देयर आर सो मेनी पॉजिटिव्स टू एट्रीब्यूट टू इट। मेरी फ्रेंच मीडिया से गुजारिश है कि प्लीज डू योर रिसर्च बिफोर मेकिंग सच वीडियोस। इट्स बॉर्डरलाइन डिस्गस्टिंग। नेक्स्ट एलिजाबेथ ने कमेंट किया है कि उनकी यूथ, उनकी डेमोग्राफिक्स, उनकी इंटेलिजेंस ये इंडिया को रियल फ्यूचर देते हैं। लेट्स स्टॉप इम्पोजिंग आवर फॉल्स डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट्स ऑन देम। इंडिया इज द हिस्ट्री एंड मेल्टिंग पॉट ऑफ डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। इट्स नॉट द वेस्ट जहाँ पे वी क्लेवरली राइट डाइवर्टेड आइडियाज। उसके बाद एफ्रोगिक 2499 ने कमेंट किया है कि वेस्ट का डेमोक्रेसी एक मजाक है। अगर तुम लोगों को इतना ही डेमोक्रेसी का मसीहा बनना है तो एक काम करो, हर एक आदमी को और हर एक औरत को जो है ये खुली छूट दे दो कि वो अपना गवर्नेंस मॉडल, अपना रूल्स, अपना रेगुलेशन खुद लिखे। हर एक बंदा अब खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। दैट्स हाउ फनी वेस्टर्न डेमोक्रेसी इज। तो ऐसे मजाकिया डेमोक्रेसी हम अपने पास ही रखते हैं एंड लीव दिस इंडियंस एंड लेट देम चूज देयर ओन पाथ एंड डायरेक्शन। दुनिया में हर देश के लोग नेचर के साथ बहुत हार्मनी में रहते हैं एक्सेप्ट द वेस्ट। ये जो वेस्ट अपना कैपिटलिज्म दुनिया के हर देश में थोपना चाहते हैं, आप ये अच्छे से जान लो कि आपके बिना भी ये दुनिया जो है बहुत अच्छे तरीके से एग्जिस्ट करेगा। इनफैक्ट आपके बगैर ये दुनिया बहुत पीसफुली एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट फ्लैग एंडर ने कमेंट किया है कि पाकिस्तान में इंडिपेंडेंस के बाद से ही वहाँ माइनॉरिटीज को बेरहमी से मारा गया, लेकिन हमारे मीडिया को वो दिखाने में इंटरेस्ट नहीं है। और पार्टीशन को प्रिसाइसली इसी ऑब्जेक्टिव के साथ किया गया था, टू क्रिएट ए सेपरेट स्टेट फॉर हिंदूज एंड मुस्लिम्स। ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान में हिंदूज नहीं रहते हैं, लेकिन फिर इंडिया अपने साइड से भी अगर वही करना चाहे जो पाकिस्तान ने अपने देश में किया, तो इसमें अब्सर्व क्या है। उसके बाद फीफोनेट ने कमेंट किया कि टू मच बायस इन दिस वीडियो, क्वाइट डिसअपॉइंटेड दैट आरटे मेड दिस काइंड ऑफ कंटेंट। The basic in analyzing a foreign policy is to understand their own reasons, which are legitimate in their eyes, not to judge them under your bias spectrum. एक अच्छे फॉरेन पॉलिसी की बेसिस ही ये है कि दूसरे देश की जो प्रॉब्लम है वो उनकी आंखों से देखा जाए कि वो उनके लिए जो है कितने दर्दनाक है और उनके लिए कितने प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। आप अपने देश में बैठ के अपने स्पेक्ट्रम से, अपने नजरिए से अगर उनको देखेंगे तो उनका दर्द, उनका प्रॉब्लम कभी नहीं समझ पाएंगे। नेक्स्ट डच 6390 ने कमेंट किया है कि लॉन्ग लिव मिलिट्री कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। नेक्स्ट रिशितास पोलोनाइस ने कमेंट किया है कि ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि मोदी से पहले इंडिया स्विट्जरलैंड था। स्विट्जरलैंड बनना भी नहीं है। किसी भी ऑनेस्ट इंडियन से पूछ लीजिए जो वहाँ पे गए थे। हाँ, नेचर ब्यूटीफुल है, लेकिन कुछ दिनों के बाद लोग डिप्रेस हो जाते हैं। फ्रेंच रीजन में फिर भी लोग थोड़े बहुत फ्रेंडली है, बाकी एरियाज में तो लोग रोबोट जैसे है, ना फीलिंग्स ना इमोशंस। उसके बाद एडोल्फो स्टैलिनी ने कमेंट किया है कि बंच ऑफ बुल क्रैप, डेमोक्रेसी डज नॉट एग्जिस्ट। ये पहले भी कभी एग्जिस्ट नहीं करता था और आज भी नहीं करता है। इट्स टू कॉन्ट्राडिक्टरी टू ह्यूमन नेचर। जिस नौटंकी को हमने डेमोक्रेसी का नाम दिया है वो रियलिटी में इज प्लूटोक्रेसी इन डिस्गाइज। दैट इज टू से द पावर ऑफ द मनी, बाय द मनी एंड फॉर द मनी is never of the people, by the people, for the people. और अगर देखा जाए then in majority of the cases the majority are always wrong. It is the law of sociology. As soon as the subject becomes little complicated and non-trivial,
द मेजोरिटी आर मोस्ट ऑफ द टाइम्स रॉन्ग। बात तो वैसे कुछ हद तक सही है कुछ देशों के लिए, खास करके अगर हम मालदीव्स को देखें, अगर हम यूक्रेन को देखें, तो आप देख सकते हैं कि मेजोरिटी ने जो है कितना बड़ा गलत फैसला लिया था, जिससे उनकी देश जो है वही आज जो है ऑलमोस्ट मिटने के कगार पे है। नेक्स्ट 4i4524 ने कमेंट किया है कि मुझे पता नहीं कि आप ये आंकड़े कहाँ से ला रहे हैं, बट इंडिया इज प्रोग्रेसिंग क्विकली इन ऑल सेक्टर्स। डूइंग एन इंटरव्यू विद मोदीज पॉलिटिकल ओपोनेंट्स इज नॉट अ वेरी गुड सोर्स। हमने देखा है कि सेकुलरिज्म और बेनेवोलेंस से एक देश का क्या हाल होता है। Civil war is building on the French-controlled island of New Caledonia. नेक्स्ट डेफचेक ने कमेंट किया है कि एटलीस्ट उन्हें पता है कि अपने देश को आगे कैसे बढ़ाया जाए। आर्टे, स्टॉप प्रिटेंडिंग टू बी बेटर देन अदर्स एंड इम्पोजिंग योर विजन ऑन इंडिया। नेक्स्ट यूजर वाई ने लिखा है कि अगर इंडिया डेमोक्रेसी है तो मैं इंग्लैंड का राजा हूँ, जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि तू इंग्लैंड का राजा नहीं, लिबरल्स के हाथ पकड़ के ट्रेसपास करने वाला पीसफुल रिफ्यूजी है। जोइस वह किसी के चुराए हुए फोन पर अपने कैंप के तंबू के नीचे बैठ के ये कमेंट टाइप कर रहा है। नेक्स्ट ब्रूनो ने कमेंट किया है कि आर यू गोइंग टू स्टॉप स्पीविंग योर आइडियोलॉजी विद फ्रेंच पब्लिक्स मनी। तो दोस्तों ये थे फ्रेंच कमेंट्स, तो अब हम जापानीज कमेंट्स की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ओफिट पिक 8433 ने लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत ही स्मार्ट है, वो लोगों को कॉन्स्टिट्यूएंसी से नहीं बल्कि उनके देश के लोगों का दिल जीत के दिलों पे कंट्रोल करना चाहते हैं। उसके बाद यूजर जेजी ने लिखा है कि इंडिया इज वेरी स्मार्ट, रशिया वर्सेस यूक्रेन हो गया, इजराइल वर्सेस ईरान हो गया, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट ऐसी कोई टिप्पणी इंडिया की ओर से नहीं आई जिससे वो किसी एक की तरफदारी करे, और इससे जो है ना ही उन पे कोई सैंक्शन लगा है। इंडिया बस एक ही टारगेट में जो है फोकस था कि उनके टारगेट कंट्रीज से जो भी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स है उनको अपने देश के लोगों के लिए सस्ते दामों में कैसे इंपोर्ट किया जाए। उसके बाद वीआई एरागेडोर ने कमेंट किया है कि आई बैडली वांट टू सी ओलंपिक्स हेल्ड इन इंडिया। उसके बाद यूजर जेई ने कमेंट किया कि इंडिया इज ह्यूज। उसके बाद नाय हीरो ने लिखा है कि अब से एक ही एम्पायर होगा, इज द एरा ऑफ इंडियन एम्पायर। मैं चाहता हूं कि इंडिया से बहुत सारे लोग जो है जापान में इन्वेस्ट भी करे और जापान में इमिग्रेट भी करे, ताकि जापान की इकोनॉमी जो है रिवाइटलाइज हो सके। तो मैं वर्ल्ड अफेयर्स में प्रशांत धवन का एक रिपोर्ट देख रहा था जहाँ पे उन्होंने लिखा है कि जापान इज़ एंग्री, बट मैं जितना वीडियो देख रहा हूँ बहुत कम ही, ऐसा तो कुछ खास कमेंट एक दो के अलावा मेजोरिटी 90% कमेंट्स ही जो है इंडिया के ग्रोथ से काफ़ी खुश है जापानीज, तो एंग्री तो मुझे नहीं दिखा। उसके बाद काजू हिसा सिमाजू ने लिखा है कि शुड आई बाय एन इंडियन इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। उसके बाद XX553 ने लिखा है कि ऑफ कोर्स मोदी विल विन दिस इलेक्शन। उसके बाद कैंडियोज ने लिखा है कि द एरा ऑफ नाटो इज ओवर, नाटो की एरा खत्म हो चुकी है, तो बाल्टिक देशों को अब इंडिया को ज्वाइन करना चाहिए। उसके बाद जे सुजुकी बे ने लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी डू योर बेस्ट। उसके बाद डिव एस ने लिखा है कि इंडिया प्लस जापान इज इक्वल टू लव। उसके बाद मुत्सुकी सुगामो ने लिखा है कि मोदी इज टाटानाई। ये टाटानाई क्या है मुझे नहीं पता, क्या टाइटन है क्या? मोदी इज टाइटन शायद, पता नहीं टाइटन है क्या है। उसके बाद यूजर आईएस ने लिखा है कि इंडिया एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस करने वाला है, और वो है ईरान की ग्रोइंग मिलिट्री पावर और ईरान की पाकिस्तान और चाइना के साथ कोऑपरेशन। तो ये कुछ दिन पहले का था, तो ऑलरेडी चाबहार पोर्ट का जो है न्यूज़ अभी आ चुका है, तो उससे हमें पता चलता है कि ईरान जो है, ईरान के साथ हमारे रिलेशन जो है प्रॉपरली कंट्रोल में है, और आशा है कि ऐसे तरीके से ही जो है हम डिप्लोमेसी मेंटेन कर सकें। उसके बाद टागू चिसोमुआ ने लिखा है कि इंडिया की बढ़ती पॉपुलेशन इंडिया के लिए आने वाले टाइम पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, एंड द एजिंग ऑफ द पॉपुलेशन, जो कि बाद में बूढ़े होंगे कुछ सालों के बाद, दैट विल मेक थिंग्स इवन वर्स। उसके बाद 4W ने लिखा है कि मुझे ये बात बहुत पसंद आ रहा है कि इंडिया में ओलंपिक्स होगा, बट आई एम स्केयर्ड ऑफ टेररिज्म। तो इंडियन सरकार को इस बार बहुत अच्छी तरीके से जो है पाकिस्तानी बॉर्डर्स वगैरह जो है और ये इस्लामिक पॉपुलेशन को अच्छे से कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी जो है टेररिज्म से हम बच सकते हैं और एक अच्छा इंप्रेशन दुनिया के सामने रख सकते हैं कि इंडिया में ओलंपिक्स जो है वो कंप्लीटली सेफ है। उसके बाद यूजर एक्सक्यू ने लिखा है कि ये बताया जा रहा है कि अगर मोदी दोबारा पावर में आता भी है तो भी जापान के लिए कुछ खास नहीं करेगा, बिकॉज हिज क्लोज फ्रेंड आबे इज नो लॉन्गर विथ हिम। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि इंडिया और जापान के जो सेंटिमेंट्स है और लोगों के बीच भी जो रिलेशन है वो आने वाले टाइम पे अगर और भी ज़्यादा क्लोज हो तो कोई भी सरकार जो है उस पर एक्ट करेगा, और जापान डेफिनेटली कम्स अंडर आवर अलायंस, जिससे हमारा म्यूचुअल इंटरेस्ट जो है सेम ही है। तो जापान अगर सच में चाहता है कि इंडिया के साथ एक लॉन्ग टर्म एक अच्छा कोलैबोरेशन, एक अच्छा पार्टनरशिप करे, तो वो बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि अमेरिका के साथ तो आपने पार्टनरशिप करके देख लिया। वो शुरू में तो आपको ऊपर उठाएंगे, लेकिन जब आपका कोई यूटिलिटी नहीं है उनके लिए, तो वो नीचे उतारने में भी जो है कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। बट इंडिया की हिस्ट्री देख लीजिए, इंडिया वैसा नहीं है।
तो इंडिया के साथ अगर आपको एक अच्छा पार्टनरशिप करना है तो सबसे पहले तो आपको यूएस के आंचल से जो है बाहर निकलना पड़ेगा, अपना ऑटोनोमस अपने खुद के फैसले लेने पड़ेंगे। यूएसए का सैटेलाइट स्टेट बने रहेंगे तो इंडिया भी जो है खुले तरीके से पूरे तरीके से जो आपका सहायता जो है नहीं कर पाएगा। तो यूएस से आज़ादी, अपना ऑटोनोमस फैसला लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैसला है। उसके बाद ही जो है इंडिया और जापान जो है एक बहुत अच्छा पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन कर सकता है।